बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट जो व्यूअर्स है वो एक ऐसे इशू के बारे में है जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कहूँगा कि दुनिया पूरी आइसोलेट हो चुकी है और एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। जब 2 साल तकरीबन पौने 2 साल पहले ये वबा आई, ये पेंडेमिक आया चाइना में नवंबर 2019 में, तो हम मतलब हमें नहीं अंदाजा था कि ये एक दिन ऐसा आएगा साल के बाद कि हम पूरी की पूरी दुनिया जो है इसकी वजह से सफर कर रही होगी। और स्पेशली हमारा ये वाला रीजन जो है साउथ एशिया को मैं कहूँगा, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और ये सारे ममालिक शामिल है, ये इतना मतलब इनके लिए इतनी मुश्किलें आएंगी जो इस वक्त मेरे ख्याल में बॉर्डर के दोनों अतराफ लोग फेस कर रहे हैं। और मैं कहूँगा इन टू सम एक्सटेंट गवर्नमेंट फेस कर रही है कि वो किस तरीके से हालात को काबू करें। और ये जो पेंडेमिक है इससे हम किस तरीके से निकले। वैक्सीन भी आई और मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज ने, हिंदुस्तान ने भी वैक्सीन बनाई, अपने लोगों को भी, कुछ लोगों को दी क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन है, कुछ नेबर कंट्रीज को भी उन्होंने वो सप्लाई दी। लेकिन अभी एक ये वाला जो अभी थर्ड वेव आया है, तो उसमें ऐसे लगता है कि जिनको वो वाला वैक्सीन लगा था, मुख्तलिफ कंट्रीज ने वैक्सीन बनाया था, शायद वो बेअसर हो गया और उसके बावजूद लोगों को ये वाला जो वायरस है ये दोबारा हो रहा है और बड़ा खतरनाक है। मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा ये नुकसान कर रहा है। ये क्या वजूहात हो सकती है और हमारी एज ए नेशन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा, मेरे पास बड़े मेरे ऑनरेबल गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ मैं यही कहूंगा कि हम दुआ कर सकते हैं, बाकी कोशिश करना भगवान करे, खुदा करे, जिस पे यकीन है कि वो करे कि ये इस पेंडेमिक से हम लोग निकले। और जो कुछ हुआ, मैं कहूं कि आइंदा मजीद इस तरह ना हो जिस तरह लोग हॉस्पिटल्स के बाहर हैं, हॉस्पिटल्स में ओवरलोडेड है, फुल जैम पैक है। पाकिस्तान के अस्पतालों में भी ज्यादा रोज रिपोर्ट्स आ रही कि हमारे पास 4 या 5% कैपेसिटी रह गई है, फुल है। कुछ हॉस्पिटल्स फुल भी हो चुके हैं। मेरे अपने शहर मर्दान में सिचुएशन जो है 40% से ऊपर का रेशो चल रहा है। तो क्या वजूहात हैं और क्या हम कर सकते हैं? तो मेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल द पीपल इन इंडिया, इन पाकिस्तान एंड अराउंड द वर्ल्ड, जो भी इससे मुतासिर हुए, हम सबको जो ठीक है हमें खुदा महफूज रखे, और जो मुतासिर हुए हैं उनको मैं कहता हूं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो के और हम उसी तरीके से बैठे और उसी तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेके बढ़े। मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट अशोक वानखेड़े साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और इसी इशू के ऊपर सर हम बात करेंगे, क्योंकि रात को सर से मेरी काफी लेट टाइम बात हुई थी हिंदुस्तान की, क्योंकि हम टीवी पे भी देख रहे हैं, हिंदुस्तान के चैनल्स भी हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्योंकि सर है दिल्ली के अंदर मौजूद है, तो दिल्ली में सुना है कि ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। सबसे पहले तो उनसे मतलब उसके बारे में खुद ही बात कर लेंगे तो मेरे ख्याल में सर ज्यादा बेहतर है। सर लेटेस्ट क्या सिचुएशन है कल रात तक या आज सुबह तक? देखिए फकर भाई, सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी। जो कोविड का ये जो नया वेव आया है और जो नए वेरिएंट आए हैं वायरस के, उसको कहीं ना कहीं समझने में हमारे हुक्मरान जो है वो गड़बड़ा गए हैं। कहीं ना कहीं उनको लगा था कि हमने पहला कोविड ठीक ठाक कर लिया, हमारे यहाँ इन्फेक्शन ज्यादा हुए, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, 135 करोड़ है, परसेंटेज के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जितने हुए उसमें से बहुत ज्यादा परसेंटेज ठीक होके गए। मौत का आंकड़ा बहुत मिनिमम रहा, वर्ल्ड में बहुत सबसे कम रहा, तो उसको हमने हमारी जीत माना। लेकिन हम दुनिया के बाकी देशों को नहीं देख रहे थे कि जो पहली वेव के बाद दूसरी वेव के बाद तीसरी वेव से जो लड़ रहे थे और जो चीजें हाथ से बाहर जा रही थी, वो बहुत खतरनाक। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन था हमारे यहाँ, वैक्सीनेशन का ये है कि 135 करोड़ का यदि देश है तो 90 करोड़ के लोगों को जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी। तो इतना वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए। हमारा वैक्सीन बहुत सक्सेस है क्योंकि 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है और 13 करोड़ में सिर्फ 7,000 ऐसे लोग हैं जिनको हुआ है। सो इट इज नॉट इवन 0.01%। लेकिन इस वैक्सीन के 2 डोज होते हैं, पहला डोज और दूसरा डोज
इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 वीक का है। ये है। अच्छा, हुआ क्या, हमारे यहाँ वैक्सीन की कैपेसिटी बढ़ाने में आगे बढ़ानी पड़ेगी, ये सोच सरकार कहां चूक गई, इसमें कोई दो मत नहीं। इसमें हमारी गवर्नमेंट ने वो बहुत बड़ी गलती की कि उनको लगा कि ये वैक्सीन प्रोड्यूसर को भी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, जबकि वो कह रहा था कि मेरे को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद करो। आज आपने मदद की। दूसरी बात, दुनिया से वैक्सीन मांगी जा रही थी तो हम दे रहे थे, 6 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किए, वो भी किए। ऐसे में हुआ ये कि 45 के नीचे जो उम्र वाले लोग हैं और जो कोरोना वॉरियर्स है, उनको वैक्सीन दी गई है 13 करोड़। अब जाके 1 मई से 18 तक वैक्सीन का दायरा बढ़ाया, मतलब जिसकी उम्र 18 साल है वो भी वैक्सीन के अंदर आएगा। ये वैक्सीनेशन ड्राइव है। लेकिन हमारे पास अब खुद के लिए भी इतनी वैक्सीन होगी क्या? तो हम स्पुतनिक इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। फाइजर हमें बता रहा है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहे हैं क्योंकि हमने सब दूर डिमांड की। लेकिन इससे भी बड़ी बात, कोरोना, आप कोरोना से पीड़ित है, मैं कोरोना से पीड़ित हूं। बिल्कुल, हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी, बिल्कुल, लेकिन हमने अपने बलबूते पे लड़ी। हमको कुछ समझ था, हमें पता था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना नहीं चाहिए। ये आवाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स थे या गवर्नमेंट थी वो फेल हो। मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 शब्द थे। जो इन 3 शब्दों का पालन कर रहे हैं वो बाकायदा अभी भी बैठे हुए हैं, कोरोना ने उनको टच नहीं किया। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं, दुखी मन से कहता हूं, आज ये भारत पाकिस्तान की तू मैं करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, एक बॉर्डर लाइन खींचने से नहीं होता। आपके यहां भी लोग मर रहे हैं, मेरे यहां भी लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं, जी, जबकि ऑक्सीजन सरप्लस है भारत। हम लॉजिस्टिक में मार खा गए। जो ऑक्सीजन बनता है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं। कभी सोचा नहीं था कि इतने सिलेंडर लगेंगे, क्योंकि ये जो थर्ड वेव आई, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो था वो फर्स्ट वेव से बहुत अलग था। फर्स्ट वेव में पहले दिन 10,000, दूसरे दिन 12,000, तीसरे दिन 14,000। इस वेव में पहले दिन 10,000, दूसरे दिन 50,000, तीसरे दिन 1.5 लाख। जब ये मल्टीप्लाई होते गए तब हाथ पैर फूल गए। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि आवाम को एजुकेट करना होता है और हमारे नेताओं को एक उदाहरण पेश करना होता है। आप फकर साहब, आप एंकर हैं, मैं भी टीवी पे आता हूं। हमें जानने वाले, एक सेलिब्रिटी स्टेटस देने वाले समाज में बहुत लोग हैं। बिल्कुल, यदि कोई मुझे हाथ मिलाए और मैं नमस्ते करूं, बोलूंगा हाथ नहीं मिलाऊंगा, या मैं 10 बार सैनिटाइजेशन से हाथ करूंगा, मैं मास्क रखूंगा, एक डिस्टेंस पे खड़ा होकर बात करूंगा, तो लोग उसका कुछ तो अनुकरण करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं बगैर मास्क के फिरूंगा, लोगों को गले लगाऊंगा, लोग कहेंगे अरे वो वानखड़े को भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप देखा नहीं वानखड़े कैसे घूम रहे थे? हमारे यहाँ चुनाव हुए 5 राज्यों के, लाखों की रैलियां एड्रेस की गई। हमारे यहाँ कुंभ मेला लगा, लाखों की तादाद में लोग। सर, हाँ, मैं इस पे हैरान हूं कि सर, ये मतलब हमारे यहाँ पे वो टीएलपी वालों ने मतलब वो इकट्ठे हुए और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने ये किया। आप लोगों की तरफ कुंभ का मेला लगा या फिर बंगाल इलेक्शन, क्या हमारी जिंदगियों से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें? नहीं, मैं वही तो कह रहा था सर। मेरा स्टेटमेंट है, राज्य तो जीत लोगे लेकिन क्या शमशान पे राज करोगे? क्योंकि तब तक देश शमशान हो चुका था। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। मैंने कहा ना कि भारत पाकिस्तान का मसला है ही नहीं। कोई शर्म नहीं है कि हम इतनी बुरी तरह से फेल हो गए कि मेरे यहाँ शमशानों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं, मेरे यहाँ ऑक्सीजन नहीं, और मेरे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को हेल्थ इमरजेंसी के नाम से सरकार को लताड़ना पड़ा। फिर जाके अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के टैंकर एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन टैंकर एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस एस्कॉर्ट में जाने लगे, जितने जल्दी हो सके उतने से पहुंचने लगे।
मैंने कभी मेरे जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैंने ये भी खबरें सुनने को मिलेगी कि इस अस्पताल में अब 1.5 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, इस अस्पताल में अब 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। क्योंकि फकर साहब, ऑक्सीजन जो है, सबको पता है कि इस हॉस्पिटल में यदि उसका 500 बेड का हॉस्पिटल है, तो उसको मालूम है कि बहुत ज्यादा हो गया तो 100 लोग ऑक्सीजन वाले रहेंगे। बिल्कुल। उसी हिसाब से लॉजिस्टिक को करते आ रहे हैं। वो 100 में से भी 85 सिलेंडर यूज होते थे, बाकी सिलेंडर पड़े रहते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि 500 का हॉस्पिटल है, उसमें 700 लोग एडमिट है और 700 को ही ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन है, सिलेंडर नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कैरी करने वाले टैंकर्स नहीं है। बिल्कुल। इसका कहीं ना कहीं हम ये कैलकुलेट करने में गलती हो गई। नाकाम। जब यूरोप और जब ब्राजील में इस वेव ने हाहाकार मचाया और मल्टीफोल्ड में बढ़ रहे थे मरीज, उसको हमको देखना चाहिए था। और जो पहली बार कोरोना से मुक्त होने का जो विजय हमने मनाया था, वो इंटरवल था। फिल्मों में इंटरवल होता है, इंटरवल था वो। बिल्कुल। उस इंटरवल का समय आप आने वाले समय के लिए, बाकी आधी पिक्चर के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते, तो शायद आज हम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन जो डैमेज हो गया वो हो गया। जो लाशें मर गई। आज मेरे यहां मुंबई में एक अस्पताल में आग लग गई, 13 लोग मर गए। आग शॉर्ट सर्किट से लगी एसी के, क्योंकि उस एसी पे कभी जीवन में इतना लोड पड़ा ही नहीं। वो हॉस्पिटल में कभी इतना स्थिति आई नहीं। तो अब मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई, आपके भी देश में और हमारे देश में कोई स्थिति अलग थोड़ी है। जब हॉस्पिटल में चल रहा तब तक आप चेक भी नहीं करते हो कि वो इंस्ट्रूमेंट एक बार चेक करा जाए। गाड़ी जब तक चलती है तब तक चलाते हैं, सर्विसिंग को नहीं भेजते। जिस दिन गाड़ी झटके मारने लगती है उस दिन सर्विसिंग को भेजते। जबरदस्त बात आपने की सर। एग्जैक्टली पिछले साल हमारे लेडी रीडिंग बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पेशावर शहर का, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हुई और उससे 8 लोगों की डेथ्स हुई। उसके ऊपर इन्होंने इंक्वायरी भी बिठा दी, लेकिन उसका रिजल्ट बस ऐसी आए बाएं शाए वाली कहानी इन्होंने की। लेकिन आज मर्दान का कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल, उसे कहते हैं बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसको हम कहते हैं, उसका नाम है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें कल मेरे अपने रिपोर्टर से बात हो रही थी, तो कह रहे कि फखर वहां पे जगह नहीं है, फुल है वो बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सराउंडिंग्स का मर्दान डिवीजन है, इर्द गिर्द के लोग आ रहे हैं। यहां हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यकीन करें कि इस वक्त उसके अंदर जगह नहीं है कोविड के लोगों के लिए, और जो दूसरे लोग आते हैं तो इंतहा की बुरी हालत है। हालांकि अच्छा हॉस्पिटल मैं उसको कहता हूं, बेहतर सहूलियात है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो कंपनसेट सर नहीं कर पा रहा वो उन लोगों को। बहावलपुर इस वक्त सबसे हमारा मोस्ट इफेक्टिव है, जहां पे 45 से ऊपर परसेंटेज है आपके कोविड की। मर्दान में 40% है इस वक्त। उसके बाद सवात और दूसरे तीसरे शहर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिरा जो सूबा है या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो खैबर पुख्तनख्वा के हैं, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। सर 3,14,000 केसेस कल या परसों रिपोर्ट हुए इंडिया में। पाकिस्तान के अंदर भी पिछले तकरीबन 4 दिनों से मोर देन 150 और 150 के साथ पास जो है वो लोगों की अमवात हो रही है, और ये बहुत ज्यादा नंबर है। ये पिछले 1.5 साल में नहीं हुआ हमारे मुल्क में, न इतने ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। सेम लाइक हिंदुस्तान में भी इसी तरह हो रहे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, आप लोग शायद हमसे बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। क्या सर मतलब मोदी जी ने बहुत अच्छा, मैं कहूंगा अपनी हुकूमत बहुत अच्छी चले, इस सिचुएशन को, या फिर अगर दिल्ली हुकूमत को मतलब हम कहें जो सीएम है आपके दिल्ली के केजरीवाल साहब, क्या क्या कह रहे हैं, या क्या उनकी मतलब स्टेटमेंट है कि हम किस तरीके से इसको टैकल करेंगे? देखिए, कुछ चीजें ऐसी है, हॉस्पिटल की कैपेसिटी रातों रात नहीं बढ़ाई जाती। बिल्कुल। कई जगह हॉस्पिटल्स के मतलब ये आप देखिए कि रेलवे डिपार्टमेंट ने कम से कम ऐसे कई कोचेस है, एसी कोचेस जी, उसको वार्ड बना दिए। मतलब मेरे यहाँ कम से कम आज नहीं बोलते बोलते 10 से 15,000 बेड का रेलवे ने कोचेस के थ्रू अवेलेबिलिटी करवाई। रेलवे कोच में यदि आपको सुलाना पड़े और ट्रीटमेंट करना पड़े, तो आप समझ सकते हो कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ टाइम नहीं होता।
आप ट्रक पे बड़े बड़े वाटर के टैंक जो बिल्डिंग पे होते हैं वो रख के पानी का ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ऑक्सीजन का नहीं कर सकते हो। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए जो क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए वही टैंकर चाहिए। वो हाँ टैंकर का मैन्युफैक्चरिंग एक दिन में नहीं होता। वो टैंकर आप इंपोर्ट भी करोगे तो किस देश में सरप्लस पड़े होंगे, क्योंकि हर देश में ऑक्सीजन की कमी है ऐसे टाइम पे, क्योंकि पूरा विश्व लड़ रहा है। आज ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन चाहिए तो भारत देगा। अरे भारत को ही ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है तो प्रॉब्लम बिल्कुल क्या है? बिल्कुल तो मैं बार बार कहता हूं कि चीजें हैं। अब मेरे यहाँ एक राज्य में एक पावर प्लांट है, उन पावर प्लांट में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल तक लाने की व्यवस्था नहीं, सप्लाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल, क्योंकि वो टैंकर जाके रिफिलिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मैकेनिज्म नहीं है। कभी पावर प्लांट में सोचा नहीं था कि मेरा ऑक्सीजन किसी को देना पड़े, इसलिए उसने कोई फैसिलिटी रखी नहीं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की, वो तो खुद के लिए बनाया था उसने। तो अब इन्होंने एक हॉस्पिटल का वार्ड वहां बना दिया पावर प्लांट पे, जी और वहीं से वही ऑक्सीजन लेके दे सकते हैं क्या, इसका प्रयास चल रहा है। मतलब प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन यह प्रयास ऐसे प्रयास करने की जरूरत क्या पड़ी? रेलवे को वार्ड में बदलने की जरूरत क्या पड़ी? कल आपके यहाँ ये होता है तो ये जरूरत क्या पड़ी? जी तो कहीं ना कहीं आपका विजन में आप मार खा गए। एग्जैक्ट हमारे यहाँ या आपके यहाँ भी देखो, भारत पाकिस्तान के नेताओं में कोई अलग अलग बात तो है नहीं। जो नेता का बिहेवियर मेरे यहाँ है वो आपके यहाँ है। हमारे यहाँ जल्दी लोग रिजल्ट चाहते हैं, 2 मिनट का मैगी खाने की आदी हो गई। तो उनको लगा कि फरवरी में हमने जीत लिया तो उत्सव मनाने लगे। अब जब आपने जीत लिया कोविड, आपने उत्सव मनाने लगे, उसके बाद आप किस मुंह से कहोगे कि हम टैंकर इंपोर्ट कर रहे हैं? लोग पूछेंगे जरूरत क्या है, कोविड तो खत्म हो गया, आप ही कह रहे हो। बिल्कुल जब आप एक्सपोर्ट क्यों रोक रहे हो मेडिसिन का? होने दो, अब कोविड तो हम जीत गए, तो एक्सपोर्ट भी होने लगी मेडिसिन, वैक्सीन भी एक्सपोर्ट होने लगी, क्योंकि हम जीत गए। आप ही आपके ट्रैप में अटक गए। आप ये कहते कि ये पहला हमला था, हमने वापस किया, इससे बड़ा हमला होगा, शत्रु इससे बड़ा हमला करेगा, बड़ी तैयारी करनी है उसके लिए। लेकिन आप ये मान ही नहीं रहे थे कि शत्रु वापस आएगा। आप ये मान गए थे कि बस हमने तो निपटा दिया। बिल्कुल और फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी का काम है देश नेताओं को सही आकलन बताना जी कि नो सर। लेकिन यहां सारे ब्यूरोक्रेट यदि यस प्राइम मिनिस्टर वाले हो या नेताओं के हाँ में हाँ मिलाने वाले हो, तो फिर देश ऐसे संकट में पड़ता है जैसा आज पाकिस्तान और भारत दोनों इस संकट से जूझ रहे हैं। सर आपकी इस बात से मैं 110% मैं एग्री करता हूं। पाकिस्तान में भी मैं जब ये बात करता हूं कि बहुत सारे दरबारी लोग बैठे होते हैं प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी होते हैं और उसके अलावा भी बड़े सारे मिनिस्टर्स भी होते हैं, और उनको यही कहा जाता है कि सर सब कुछ ऐसा बेहतरीन जा रहा है कि शायद पहले किसी की हुकूमत में नहीं गया। सर समझ नहीं आती। फिर अगर मीडिया के रोल की सर हम बात करें, क्या मीडिया ने रोल प्ले किया है इन चीजों में? आपकी मीडिया हो या मेरा मीडिया हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बॉर्डर के दोनों। इस स्पेसिफिक इशू के हवाले से बात करूं, मैं बाकी किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं। महंगाई बहुत है मेरे मुल्क में, लोग रो रहे हैं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे मसाइल हैं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये स्पेसिफिक ऐसा इशू है कि शायद इससे कोई भी नहीं बच सकता और कोई भी नहीं बचा। देखिए फकर साहब, मैं अब जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ भारत को लागू नहीं होती, वो पाकिस्तान पे भी लागू होती। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो भी हुक्मरान आते हैं वो अपने देश में एक राष्ट्रवाद की अफीम चखाते। बिल्कुल बिल्कुल कि जो हम कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद है। बिल्कुल, ये आपके यहां भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसके साथ धर्म का एक और डोज दिया जाता है। बिल्कुल, यस। अब उसमें यह होता है कि जब आवाम वो अफीम खा के पागल हो गई, और इसमें किसी ने कह दिया आपको, ए मेरे आका ये आ रही वापस, बोले चुप बैठो। आपके यहाँ कहते हैं कि आप रॉ के एजेंट है, मेरे यहाँ कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। आईना दिखाने पे लोग नाराज होते हैं। सवाल पूछने पे लोग नाराज होते हैं। यस। और सवाल मीडिया पूछ सकता है, सवाल जुडिशरी पूछ सकती है,
जुडिशरी दोनों देशों की, क्योंकि वहां पे भी इंसान बैठे हैं, बिल्कुल उनको भी अपना भविष्य सुरक्षित करना होता है। जी लोअर वाले को हाई कोर्ट जाना होता है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट वाले को बाद में राज्यसभा गवर्नर बनना होता है। वो भी सवाल पूछने में डरते हैं, और जिसका सबसे बड़ा दायित्व है सवाल पूछने का, वो मीडिया यस देखता है कि पूरा राष्ट्र इस राष्ट्रवाद की अफीम खा के बेहोश है, उन्माद पे है, तो मैं भी उनके साथ मिल के टीआरपी क्यों नहीं बटारूं। यस तो मैं वही बात करता हूं जो लोग पसंद करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। मैं वस्तुस्थिति जो बताता है, जो फैक्ट बताता है, उसको मैं गाली देता हूं, क्योंकि जब भी आप फैक्ट बताओगे, जब भी मैं फैक्ट बताऊंगा, इनके राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं क्रैक होगा। इनको लगता है कि सवाल पूछ रहा है। यदि मैंने सवाल पूछा कि आप वैक्सीन इंपोर्ट क्यों कर रहे, एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो, इस देश को जरूरत है, वेव आने वाली है, तो बोले इस देश की प्रगति इसको देखी नहीं जाती। जब देश एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये इसका दिल जल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान से पैसा लेता है ना, इसको लगता होगा कि भारत कैसी तरक्की कर रहा है। और आप यदि आपके देश में बोलो कि भाई साहब ऑक्सीजन की व्यवस्था करो, हम मार खा रहे हैं, तो बोले इस देश में अराजकता भड़का रहा है, फकर रॉक एजेंट लगता है। एग्जैक्ट तो अब ये हम तो इसके ऊपर उठ चुके हैं भाई। हम तो बोलते हैं आप हमको कुछ भी बोलो, लेकिन जब तक बोल सकते हैं हम बोलेंगे। यदि मीडिया बोलेगा नहीं तो कौन बोलेगा? समाज में जो हो रहा है उसका सही रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम भी यदि वो अफीम खा के उसी फ्लो में बढ़ेंगे तो फिर हमें मीडिया कहने का कोई अधिकार नहीं। हम तो भाट हैं जो पुराने राजा महाराजाओं के दरबार में उनका स्तुतिगान करने के लिए लगे रहते। राजा दरबार में आते से ही लोग गाने, कविताएं महामंडित करते थे कि क्या राजा साहब, क्या राजा साहब, क्या राजा साहब। यदि उस जमात में हो, तकलीफ होती है, आपको बहुत परेशानी उठानी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को ना किसी को अपना दायित्व पूरा करना हो। Somebody has to take the responsibility to tell the nation what the things are. यदि कल आप कहोगे कि आपने अभी कहा कि उस अस्पताल में बेड फुल है, उस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल, और यदि कोई कहे कि ऑक्सीजन है तो हम कहते तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोलते कि नेता को बोला झूठ बोल रहे। बताओ नेता क्यों झूठ बोल रहे? पैनिक, कुछ लोग तो कह रहे ये मीडिया पैनिक क्रिएट कर रहा है। हाँ, मुझे किसी ने कहा कि आप कंस्ट्रक्टिव काम करो, तो मैंने बोला कल से मैं अब आप भी कंस्ट्रक्टिव काम करो, तो फिर हम दोनों बता के बताएंगे कि मेरे यहाँ लखनवी बिरयानी कैसी बनती है और आप मुझे बता दीजिए लाहौर का चिकन कैसा बनता है। बिल्कुल, इसी पे बात, यही कंस्ट्रक्टिव है और क्या बचा है? बिल्कुल 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 सर। यदि वो मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव काम यही है कि देश में जो चल रहा है वो देश के सामने परोसना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। दिस इज माय रिलीजन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एंड आई हैव टू गो फॉर दैट। आई कांट से इफ पाकिस्तान हैज डन नथिंग एंड यू आर सेइंग पाकिस्तान को रगड़ दो, बस बिल्कुल। आई सेड भाई रगड़ दो। आपके शो पे हमने हमेशा भारत पाकिस्तान की सरकारों ने एक दूसरे पे जो किया उस पे हमने एक दूसरे को डिफेंड किया होगा। बिल्कुल सर, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अब आप दोनों तरफ एक है भाई, दोनों तरफ इंसान रहते हैं सर, इंसान रहते हैं सर, इंसान ही मरता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस कोविड ने बता दिया कि ये करोड़पति, अब्जोपति, झोपड़पट्टी वाला किसी को नहीं देखता, ये लेफ्ट राइट सेंटर किसी को नहीं देखता, ये बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस किसी को नहीं देखता। मौतें सबके घर में हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। शमशान में वेटिंग है 10-10 घंटे का, लकड़ी नहीं मिल रही है, जमीन नहीं मिल रही है दफनाने का। तो ये क्योंकि मेरा देश बड़ा है, 135 करोड़ का है, तो यहाँ छोटी चीज भी होती है तो क्वांटम बड़ा होता है जी। मेरे यहाँ कोई सुई बनाने का काम चालू करता है, पूरा देश में से आधे देश ने उसकी सुई खरीदी तो उसका टर्नओवर 100 करोड़ पर पहुंच जाता है। क्वांटम बड़ा है, बिल्कुल। लेकिन उस क्वांटम के हिसाब से आने वाले समय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरे हम कितना, मेरे देश ने 2017 में हेल्थ पॉलिसी डिवर्स की, नई हेल्थ पॉलिसी लाए। उसमें वो कहते हैं कि 2025 तक हम जीडीपी का 2.5% हेल्थ पे स्पेंड करेंगे।
मतलब जीडीपी का 2.5% अचीव करने के लिए मुझे 2025 तक का इंतजार करना होगा, जबकि विश्व के देशों में 4%, 12%, 9% 12% तक लोग खर्चा करते हैं। यस, बांग्लादेश और श्रीलंका में ज्यादा खर्चा है। आपके यहाँ भी जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज खर्च होता है सर मेरे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन ये प्रायोरिटी नहीं है सर, मेरे यहाँ तो नहीं है ये प्रायोरिटी हुकूमतों की, तो जो भी हुकूमत आई है। मैं वही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप किसको, आप हेल्थ है, जान है तो जहान है सर। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल है, सर, मैं हूं तो विचारधारा है। बिल्कुल यदि सही कल कह मैं रहे और आप ही नहीं रहेंगे तो ये बोलने वाले भी खत्म हो जाएंगे। हैं। एक सर यही चीज आखिरी एक सवाल है सर कि अभी आपके यहाँ एक तो आईपीएल बहुत बड़ा एक क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, मैं खुद बहुत क्रिकेट लवर हूं और बड़ा इंतजार करता हूं, आईपीएल हो या पीएसएल हो या इस तरह के क्रिकेट और बड़े मेले लगते हो, और उसके साथ बंगाल इलेक्शन है सर। क्या कोई हुकूमत कुछ कह रही है इस हवाले से? क्योंकि आईपीएल का तो मुझे कल भी किसी से मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि इंतजाम ऐसे, क्योंकि वहां पे पब्लिक नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स और उनके लिए बड़ा अच्छे इंतजाम हुए हुए हैं, तो वो तो एक बड़ा सिक्योर है। लेकिन इलेक्शन वाले क्योंकि वहां पे आम पब्लिक है सर, मेरे आप जैसे लोग हैं, रैली में कोई आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, तो लाजमी बात है हम लोग जाते हैं, और जज्बाती भी हैं हम लोग, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, जज्बाती कौम है। मुझे मुझे मैं एक शो पे एक बीबीसी हिंदी के इंचार्ज जो है लंदन में, उनसे बात कर रहा था एक शो जी पे। जी जी। उन्होंने बड़ी बेबाक बात कही। बोले रैलीज क्या होते हैं, रोड शोज क्या होते हैं, हम्म। बाकी जगह तो नहीं होता यूरोप में ऐसा जी चुनाव में। जी। बोले ये सामंती शोज है, ये पुरानी राजा महाराजाओं की सोच है कि आप जिनसे वोट भीख मांगते हो वोट की, उनके दरवाजे पे जाके वोट मांगो, ठीक। और बात करनी है तो उनको रिक्वेस्ट करके एक जगह बुलाओ, एक ऑडिटोरियम में बुलाओ, उनको बिठाओ एयर कंडीशन हॉल में, और फिर बताओ मेरे विचार क्या है। वो भी आना चाहते हो तो ठीक है, नहीं आना जबरदस्त। चाहते हो तो ठीक है। बोले आपके यहाँ लोग इकट्ठा करवाते हैं, खुद के ही नारे लगवाते हैं, यस। खुद का ही जिंदाबाद करवाते हैं। ये आपके यहाँ भी जी है, मेरे यहाँ भी है। तो बहुत है, बोले बहुत है। ये सामंती सोच बिल्कुल। नहीं है। मेरे यहाँ हम पहले दिन से, कम से कम मेरे जैसे कई पत्रकार हैं, हम रैलीज को लेके और कुंभ को लेके बहुत क्रिटिकल रहे हैं। कुंभ की जबरदस्त। स्थिति ये हो गई कि सरकार ने अपील की, उसके बाद कई जो कुंभ के अखाड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ अखाड़े होते हैं हिंदू धर्म में, वो कुंभ का जी आयोजन, वो कुंभ उनके कंट्रोल में होता है। तो जी उसमें जी। से बड़े प्रोमिनेंट अखाड़ों ने अनाउंस कर दिया कि हम विड्रॉ हो गए, अभी हमको नहीं रहना है यहाँ। गुड। लेकिन अखाड़ों में जो राजनीति होती है, उनमें से कुछ ने कहा कि तुम गए तो हम तो रुकेंगे, तो वो रुके हुए हैं। सरकार को चाहिए था आदेश निकालना, सरकार नहीं निकाल पाई। बंगाल की रैलियों में सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं रैली में नहीं जाऊंगा। उसके बाद अच्छा। ममता बनर्जी ने भी कहा कि मैं रैली में नहीं जाऊंगा। ओके। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी रैली में नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे राइट। गृह मंत्री रैली करते रहे। जिस आदमी के हाथ पूरा देश का लॉ एंड ऑर्डर हो, बिल्कुल। क्योंकि उनको चुनाव जीतना जरूरी है। हम एक जब ये एक बात भी मुझे समझ में नहीं आती, जी चुनाव जीतने के समय, एक मिनट, जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव जब नेता जीतते हैं तो वो देश के लिए करते हैं, बिल्कुल। एक नया नया विजन लेके आए, देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है, यस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। आई एम इन इलेक्शन फ्रे, प्लीज वोट फॉर मी। और एक बार वो सत्ता में आ जाते हैं, फिर दूसरे चुनाव होते हैं, फिर उस चुनाव में लग जाते हैं। चुनाव जीतना एक नशा हो चुका है। एग्जैक्टली। और हर 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, हर 6 महीने बाद कभी लोकल बॉडीज के, कभी यूनिवर्सिटीज के, कभी राज्य वेरियस गवर्नमेंट्स के, कभी सेंटर के, कभी बाई इलेक्शंस, कभी राज्यसभा के। ये इलेक्शन साल भर चलते रहे और हम इलेक्शन में बिजी रहे। आज जब स्थिति बिल्कुल हाथ से बाहर गई, तब आप सब बंद करके आप बैठ गए हो और आप टास्क फोर्स और रात दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। सर एक छोटी सी बस 30 सेकंड में आपने मतलब कौन कौन से शहर ऐसे हैं बड़े कि जहां पे लॉकडाउन है और फुल लॉकडाउन है? क्योंकि हमारे एनसीओसी ने कल कहा है कि हम भी बड़े शहरों में हो सकता है कि मतलब इस वीक या नेक्स्ट वीक फुल लॉकडाउन लगा लें, जिसमें इस्लामाबाद और पेशावर और मतलब बड़े शहर जो हमारे पाकिस्तान के हैं। लेकिन हिंदुस्तान के कौन से ऐसे शहर हैं जहां पे लॉकडाउन का ऐलान हुआ है या होने वाला है?
हमारे यहाँ तीन 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 स्टेप्स में चलता है। एक है नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू करीब करीब पूरे देश में है कि रात को 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक देयर इज नो मूवमेंट ऑन द रोड। ओके उसके बाद आया वीकेंड कर्फ्यू, जी फ्राइडे नाइट टू मंडे मॉर्निंग, ओके ओके वीकेंड कर्फ्यू। और एक आया टोटल लॉकडाउन। जी तब टोटल लॉकडाउन महाराष्ट्र में हुआ है ओके पूरे राज्य में, जी दिल्ली में हुआ है पूरे स्टेट में। ओके राइट राइट वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य है यहाँ हुआ है। जी जी राइट राइट बिल्कुल सही ये अभी फेज है। ओके ओके सर बिल्कुल क्योंकि सही है जी दूसरी सबसे बड़ी जी बात जी यह है कि यदि पहला लॉकडाउन जो हमारे यहाँ हुआ और हमारा ग्रोथ रेट माइनस में चला गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आप लॉकडाउन कंटिन्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी रोज चलती है, उनको डेली आप कहाँ वेजेस पैसे दे पाओगे? हाँ उनका कोई ऐसा एक स्टैटिस्टिक डाटा भी नहीं होता। जी बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं वो। ठीक तो उनके लिए भी ये सारी चीज देखते हुए प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कह गए कि लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए लॉकडाउन का, द लास्ट रिसोर्ट। ओके लेकिन यदि आप लॉकडाउन नहीं चाहते, देश नहीं चाहता लॉकडाउन, तो देन यू इम्प्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल अब सर एग्जैक्टली मेडिसिन, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन ड्राइव 28 अप्रैल से मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन चालू है और 1 मई ओके से 18 साल की उम्र तक के तमाम देशवासियों को वैक्सीनेशन होगा। दैट्स जैसा गुड जैसा वैक्सीनेशन आएगा वैसा वैसा होगा। बिल्कुल सही है हो सकता थैंक है यू इसमें वेरी 1 मच साल लगे पूरा। सर बिल्कुल एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ वैक्सीन क्योंकि मंगवाया नहीं गया पाकिस्तान में अभी हुकूमत को ऐलानात करी कि शायद जून से करेंगे फुल फ्लेज वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा मैं तो यही दुआ करता हूं कि शुरू हो और लोग इस मसले से निकले क्योंकि हम पहले ही ये जो दो मतलब ये वाला रीजन है ये तो पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार रहा है जंग जदल दहशतगर्दी और क्या क्या मसाइल हम लोग दोनों तरफ बल्कि इस रीजन को मैं अफगानिस्तान को भी मैं देख रहा हूं जितने भी ममालिक हैं सब ने बहुत सारी तकलीफें और मुश्किलें देखी है मैं कहता हूं कि अब हम इससे जल्द से जल्द निकले और जो जो हमें देखने वाले लोग हैं अशोक साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि मास्क लगाना हमारे अपने हाथ में है या सैनिटाइज करना या हाथों को धोना ये हमारे अपने हाथ में इसके लिए किसी हुकूमत ना मोदी जी की जरूरत है ना इमरान खान साहब की हमें जरूरत है ये हमारे अपने कंट्रोल में अगर हम इसको भी फॉलो करना शुरू कर दे थोड़ी सी एहतियात अगर हम कर लें तो शायद जो हम नजर हमें चीजें आ रही शायद कुछ उसमें बेहतरी आए जो हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी हुकूमतों को एटलीस्ट उसमें उनका हम हाथ बिठाएं थोड़ी सी सपोर्ट करें साथ में दुआ भी करें क्योंकि हम लोग मतलब रिलीजन के हवाले से जब हम बात करते हैं दोनों साइडों पे तो हम करते हैं हमारे एक यकीन होता है हमारे एक विश्वास होता है कि यार कोई ना कोई ऐसा है जो हमें इस मुसीबत से लेकिन उसके साथ साथ मैं यही कहता हूं कि एहतियात भी जरूरी है बेशक वो रिलीजन इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो दोनों के साथ जरूरी है और हाँ मेडिसिन या वैक्सीन या अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है अशोक साहब बहुत शुक्रिया आखिरी बात कहूंगा मैं मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को अपील ही कर सकता हूं रमजान का पवित्र महीना है और आपका भाई भारत से अपील कर रहा है मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन 3 चीजों का ध्यान रखिए मैं बता दूं आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये किसी को नहीं देखता ये किसी को नहीं देखता ना मेरे यहाँ राम रोक पाया है ना यहाँ आपके यहाँ रहीम रोक पाएगा बिल्कुल सही इसको सिर्फ आप रोक पाओगे मेरे हिंदू धर्म में हर इंसान में भगवान होता है ऐसा मैं मानता हूं और मैं उसी धर्म के हिसाब से ये भी मानता हूं कि आप सब में भी एक भगवान है बिल्कुल आप सब में भी एक अल्लाह का रूप है बिल्कुल और वो यदि आपको लगे कि उसको संभाल के रखना है तो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ये 3 चीजें जीवन में अपना लीजिए कोविड तो क्या कोविड का बाप भी आया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा ये दोनों भाई उदाहरण है आपके सामने बैठे हुए आज दोनों ने कोविड को हराया है बिल्कुल और आज हम फिर लड़ाई के लिए तैयार है लेकिन बोलने के लिए मास्क हटाते नहीं बोलने के बाद हाथ धोता घर के अंदर भी 10 बार हाथ धोता हूँ मुंह पे मास्क लगाता हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग रखता हूँ उतना ख्याल
बहुत शुक्रिया सर, बहुत जबरदस्त मैसेज आपने दिया। यकीनन व्यूअर्स, अशोक साहब ने मैसेज दे दिया और मैं यही दुआ कर रहा हूं जितने भी हमारे दोस्त या जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो या दुनिया में, मैं कहता हूं कहीं पर भी इस वायरस से लड़ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो और दोबारा से अपनी जिंदगियों में आके अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाए। इसी दुआ के साथ अशोक साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, मैं यही दुआ कर सकता हूं कि उनको खुदा महफूज सेफ रखे। एहतियात जिस तरीके से आप कह रहे हैं, उम्मीद यही करता हूं कि आई होप सो कि हम सब जो एहतियात करने वाले लोग हैं वो बचे रहेंगे काफी हद तक। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय।